सभी को नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा, हिंदी व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोंथली झुंझुनू स्वागत करता हूं आप सभी हिंदी प्रेमियों का। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हमने व्याकरण से संबंधित एक सीरीज शुरू की है और इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। साथियों, पिछले 2 वीडियो में हमने भाषा के संबंध में विस्तार पूर्वक पढ़ा। उसके बाद हमने हिंदी भाषा के विषय में उसके उद्भव और विकास क्रम के बारे में, हिंदी के अन्य नामों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज हम हिंदी व्याकरण को शुरू कर रहे हैं। साथियों, पिछले 2 वीडियो हिंदी व्याकरण की एक आधारशिला के रूप में हमने पढ़े थे ताकि हमें भाषा और हिंदी के संबंध में उसके ऐतिहासिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके, जिसके आधार पर अब व्याकरण का निर्माण होना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण। यहां पे सबसे पहले हम यह देखेंगे कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है कि यह शब्द किन शब्दों के योग से बना, यानी इसका मूल स्वरूप क्या है, कैसे यह शब्द बना। तो देखिए, मूल रूप से यह शब्द संस्कृत भाषा का है और संस्कृत भाषा के वी उपसर्ग, आ उपसर्ग और इसमें क्री मूल धातु है और अन्न इसमें प्रत्यय है। साथियों, यद्यपि संस्कृत में अन्न प्रत्यय नहीं होता, वहां पे ल्युट प्रत्यय होता है, लेकिन हिंदी में हम इसे अन्न के रूप में पढ़ेंगे। इसे अगर आप थोड़ा और आसान करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं वी आ, और यहां ये संधि कर दो तो ये बनेगा करण। वी उपसर्ग, आ उपसर्ग और करण के योग से जिस शब्द की व्युत्पत्ति हुई वो शब्द है व्याकरण। अब हम बात करते हैं कि व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी ये जो शब्द है व्याकरण, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है। तो श्रद्धेय कामता प्रसाद गुरु ने इसका जो शाब्दिक अर्थ माना है वह है भली भांति समझना। सातवीं शर्त के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा से संबंधित नियम हमें भली भांति समझा देता है। तो ये हुआ इसका अर्थ। श्रद्धेय कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के साथ यह अर्थ जोड़ा है और यह कहा है कि इसका अर्थ है भली भांति समझना। एक और बात करते हैं साथियों, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने अपने व्याकरण ग्रंथ का नाम रखा है शब्दानुशासन। हमारे एक बड़े विद्वान हैं, बड़े व्याकरण हैं, जिनका नाम है किशोरीदास वाजपेयी। आप सभी उनके बारे में जानते होंगे और उनका जो व्याकरण ग्रंथ है उस व्याकरण ग्रंथ का नाम उन्होंने लिखा है शब्दानुशासन। तो व्याकरण का एक नाम शब्दानुशासन भी हो सकता है और शब्दानुशासन से आशय है कि वह शास्त्र जो शब्दों को अनुशासित रूप से प्रयुक्त करने के नियम हमें समझाए, उसे हम व्याकरण कह सकते हैं। तो दोनों ही अर्थ से हमने अंदाजा लगाया कि व्याकरण भाषा में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों का रूप और उन शब्दों का सही प्रयोग क्या हो सकता है, इसके बारे में नियमों का निरूपण करता है। साथियों, बचपन में हम सभी ने छोटी कक्षाओं में व्याकरण की एक परिभाषा पढ़ी थी। आप सभी को याद होगी कि जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। यह परिभाषा हम सभी ने बचपन में पढ़ी है। तो देखिए, मूल भाव यही है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा बोलने के लिहाज से शुद्ध रूप हमें प्रदान करता है, लिखने के लिए शुद्ध वाक्य संरचना हमारे लिए तैयार करता है और पढ़ने के लिए भी, यानी किस ध्वनि का उच्चारण क्या होगा, यह सब कुछ सिखाने का काम जो शास्त्र करता है उस शास्त्र का नाम व्याकरण है। एक और इसकी जो परिभाषा हो सकती है वह हम लिखते हैं, यानी हम परिभाषा और अगर व्याकरण की परिभाषा हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जिस शास्त्र में
शब्दों के शुद्ध रूप, शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का, प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये देखिए कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। साथियों, बात वही है, यानी व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के शुद्ध रूप के बारे में हमें समझाता है और उन शब्दों का वाक्य में किस स्थान पर किस प्रकार प्रयोग होना है, ये जो नियम हैं उन नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाता है, उसी का नाम व्याकरण है। आगे बढ़ते हैं यहां से। साथियों, ये है सामान्य तथ्य जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि व्याकरण क्या होता है, उसके संबंध में विस्तार पूर्वक हम यहां पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, भाषा अग्रगामी होती है जबकि व्याकरण पश्चगामी होता है। साथियों, इसका अर्थ यह हुआ कि पहले भाषा बोली जाती है और जिस रूप में भाषा बोली जाती है उस रूप का अनुकरण करते हुए व्याकरण की रचना बाद में होती है। तो भाषा पहले है, व्याकरण बाद में है, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात करते हैं, व्याकरण भाषा के अधीन है। ये विशेष बिंदु है, यानी भाषा व्याकरण के अधीन नहीं है बल्कि व्याकरण भाषा के अधीन है। फिर वही बात कि भाषा पहले आती है और फिर उस भाषा के प्रयोग को शुद्ध रूप में दर्शाने के लिए हम व्याकरण की रचना करते हैं। तो व्याकरण भाषा के अधीन है तथा भाषा के अनुसार व्याकरण का स्वरूप बदल भी जाता है। देखिए, हमारी भाषा मूल रूप से संस्कृत से निकली है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी की जननी हम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इनको कह सकते हैं, लेकिन जब हम हिंदी के व्याकरण की बात करते हैं तो वह पूरी तरह पूर्णतः संस्कृत पर आधारित नहीं है। आज जो अंग्रेजी की व्याकरण है उसका प्रभाव भी हमारी हिंदी भाषा की व्याकरण पर बहुत ज्यादा दृष्टिगोचर होता है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो आप इन बातों को महसूस करेंगे कि किस तरह से अंग्रेजी ने हिंदी की व्याकरण को प्रभावित किया है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हिंदी व्याकरण को ढंग से पढ़ते हैं तो अंग्रेजी का व्याकरण स्वतः आपकी समझ में आ जाएगा। वो हिंदी की तुलना में बहुत आसान भी है और यही सिस्टम अंग्रेजी व्याकरण में भी चलने वाला है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। शिष्ट जन समुदाय द्वारा जिस रूप में भाषा बोली जाती है उसी के अनुसार कोई व्याकरण। साथियों, व्याकरण शब्द का अर्थ यहां व्याकरण नहीं है, व्याकरण उसे कहते हैं जो व्याकरण ग्रंथ की रचना करता है। यानी व्याकरण किसे कहेंगे हम? तो जो व्याकरण का रचनाकार है, व्याकरण का रचनाकार जो होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं और व्याकरण की जो रचना है उस रचना का नाम व्याकरण होता है। तो देखिए कि जिस शिष्ट जन समुदाय, शिष्ट जन समुदाय से यहां आशय यह है कि पढ़े लिखे शिष्ट लोग जिस रूप में भाषा को बोलते हैं उसी के अनुरूप कोई व्याकरण अपनी व्याकरण की रचना करता है। तो वही बात है, ये भी घुमा फिरा के बात वही है कि पहले भाषा है उसके बाद व्याकरण है, यानी व्याकरण भाषा के अधीन है। आगे देखते हैं कि व्याकरण भाषा के सबसे शुद्ध रूप का प्रयोग बताता है। व्याकरण का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि किसी भाषा का सबसे शुद्ध जो प्रयोग है, किसी भाषा का सबसे शुद्ध रूप में प्रयोग कैसे किया जा सकता है, यह नियम व्याकरण का विषय है। इन नियमों का व्याकरण निरूपण करता है किंतु वह भाषा को बाध्य नहीं कर सकता। यानी व्याकरण भाषा का सही रूप क्या है, सही रूप में कैसे हम भाषा को प्रयुक्त करें, यह तो हमें अवश्य बताता है, लेकिन व्याकरण भाषा को बाध्य नहीं कर सकता। अर्थात व्याकरण भाषा को अपने अनुरूप चला नहीं सकता, अपने अनुरूप बदल नहीं सकता। व्याकरण ही भाषा के अनुरूप बदलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्याकरण शास्त्र भी है और
कला भी है। साथियों, शास्त्र और कला दोनों रूप व्याकरण के हैं। शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र यानी किसी भी विषय का विधि पूर्वक ज्ञान देने वाला ग्रंथ शास्त्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, किसी भी विषय का विधि पूर्वक ज्ञान देने वाला ग्रंथ शास्त्र होता है, जबकि प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग सिखाना कला का विषय है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि किसी विषय का विधि पूर्वक ज्ञान जिस ग्रंथ के द्वारा हमें प्राप्त होता है उस ग्रंथ को हम शास्त्र कहते हैं, और जो उस शास्त्र से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे जीवन के व्यवहारिक पक्ष में उपयोग करना यह कला का विषय है। उपयोग सिखाना यह कला का विषय है। तो व्याकरण एक शास्त्र है क्योंकि यह हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, और यह कला भी है क्योंकि वह शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करके हम अपने व्यवहारिक जीवन में भाषा का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसलिए व्याकरण को शास्त्र और कला दोनों संज्ञाओं से विभूषित किया जाता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब हम देखते हैं कि व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं। यहां से व्याकरण की औपचारिक रूप से शुरुआत होती है। तो देखिए, व्याकरण का अध्ययन हम अब आगे जिन तत्वों के साथ करेंगे, जिनका अध्ययन व्याकरण करता है, जिनके विषय में नियमों का निरूपण करता है, वो कौन कौन से है। तो सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वर्ण विचार। साथियों, आपका जो पाठ्यक्रम दिया जाता है उसमें विशेष रूप से यह टॉपिक होता है वर्ण विचार। ये जो भाषा होती है उसका एक मूलभूत तत्व है, बिंदु है। यही वो सबसे छोटी इकाई है जिसके ऊपर भाषा की एक बड़ी और भव्य इमारत का निर्माण होता है। तो देखिए, वर्ण विचार। दूसरा बिंदु जो विभाग हम भाषा का, व्याकरण का, माफ कीजिएगा, जिसकी हम बात करेंगे वह है शब्द साधन। शब्द साधन, इसे हम शब्द विचार भी कह सकते हैं, शब्द संपदा भी कह सकते हैं। और जो तीसरा बिंदु रहेगा हमारा वो होगा वाक्य विचार। साथियों, व्याकरण के 3 विभाग यही हैं और इन्हीं 3 के ऊपर हमारा संपूर्ण व्याकरण टिका हुआ है। संपूर्ण भाषा का विश्लेषण व्याकरण इसी के माध्यम से करता है। व्याकरण का कार्य भाषा का विश्लेषण कर उसके शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का निरूपण करना है, और व्याकरण इन 3 विभागों के माध्यम से कंप्लीट व्याकरण को हमारे समक्ष एक सुपाठ्य रूप में तैयार करके हमें सौंपता है। आज हम व्याकरण के पहले विभाग यानी वर्ण विचार से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो साथियों, यहां से हम शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक वर्ण विचार। देखिए, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा वो सब कुछ हिंदी और हिंदी व्याकरण के विषय में एक आधारशिला थी, लेकिन अब यहाँ से हम वह बिंदु शुरू कर रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में विषय वस्तु के रूप में हिंदी व्याकरण का अक्सर पहला टॉपिक हुआ करता है। साथियों, वर्ण विचार को कई बार विद्यार्थी बहुत सरल या सहजता से ले लेते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है कि परीक्षा में जब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बारीक प्रश्न होते हैं, हिंदी के सबसे बारीक प्रश्न अगर हिंदी व्याकरण के कहीं से आते हैं तो वो वर्ण विचार से आते हैं, और अक्सर ये प्रश्न विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ध्यानपूर्वक इनको पढ़ेंगे। ये रटने का विषय नहीं, यहाँ से हमारी समझ को हमें विकसित करना पड़ेगा और समझकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, मैं भली भांति समझता हूं कि एक तैयारी करने वाला, बेरोजगारी का दंश झेलने वाला जो विद्यार्थी है उसे बार बार ये इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी कि ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन कठिनताओं को देखकर अपना रास्ता बदल दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप रामधारी सिंह दिनकर की वो जो कालजयी रचना है आपने जरूर पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जो एक अपने आप में आग का पुंज थे, तेज पुंज थे,
और उन्होंने अपनी रश्मि रथी में जो प्रेरणादायी बातें लिखी हैं वो अद्भुत हैं। आप जानते हैं रश्मि रथी कर्ण को लेकर लिखा गया उनका महाकाव्य है और उसकी कुछ पंक्तियां मुझे अभी याद आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थियों को कुछ वो प्रेरक पंक्तियां सुनाने के बाद हम व्याकरण का ये वर्ण विचार नामक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करें। तो चलिए थोड़ा गौर करना शब्दों पर कि श्रद्धे दिनकर जी ने क्या कमाल लिखा है। तो शुरू करते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस। हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण ना कहते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं संकट का चरण ना कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को शूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ढेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है वर्तिका बीच उजियाली है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। दोस्तों आगे लिखते हैं कि पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती लल्लाओं का श्रृंगार। और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। साथियों दिनकर जी की इन पंक्तियों के बाद अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, आप जानते हैं कि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को जब संकेत चिन्ह के रूप में लिख दिया जाता है तो हम इसे वर्ण के नाम से संबोधित करते हैं। वर्णों का सार्थक समूह है शब्द बन जाता है और यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो शब्द का ही एक और नाम पड़ता है पद। इन्हीं शब्दों या पदों का जो समूह होता है और जो पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करता है पूरा अर्थ देता है उसे हम कहते हैं वाक्य। साथियों व्याकरण का जो मूल विषय है वो ये 3-4 इकाइयां हैं। यानी हमें वर्ण या ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है। हमें शब्द या पद, जहां तक कोई शब्द अकेला है वो शब्द होता है और जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वह पद बन जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा पुस्तक, तो ये पुस्तक अकेला शब्द है। लेकिन मैं ये कहूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, यहां ये राम भी एक पद है, पुस्तक एक पद है और पढ़ता है ये भी एक पद है। तो शब्द या पद और उसके बाद जो अगली इकाई है वाक्य। इसके बीच में हम उपवाक्य पढ़ लेते हैं, पद बंद पढ़ लेते हैं। ये इन्हीं के विस्तार की बातें हैं जिनको हम जब पढ़ेंगे आगे आगे ये क्लियर होते चले जाएंगे। बहरहाल हम वर्ण विचार को शुरू करते हैं। तो साथियों अब हम वर्ण विचार का टॉपिक यही ध्वनि से प्रारंभ करते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि को भाषा विज्ञान में स्वनिम भी कहा जाता है। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने यहां पे लिख दिए हैं कि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। ये सबसे आधारभूत प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुतम इकाई क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि का संबंध मौखिक भाषा से है। यह भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ध्वनि का संबंध लिखित भाषा से नहीं है बल्कि मौखिक भाषा से। जब मुख से हम कुछ बोलते हैं तो हमारे वाक अवयवों द्वारा जो साउंड क्रिएट होती है, जो उच्चारण में जो आवाज निकलती है वह आवाज ही ध्वनि कहलाती है, जो कि मौखिक भाषा का विषय है।
ध्वनि भाषा की निरर्थक, इस पंक्ति का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। ध्वनि भाषा की निरर्थक किंतु अर्थ भेदक इकाई भी है। देखिए, आपको लगेगा कि जब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसके बगैर भाषा का महल खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर यह निरर्थक कैसे हो सकती है। साथियों, मूल ध्वनि जो होती है, जैसे ध्वनि के अंतर्गत हम किसे मानेंगे, अ, ई, जो भी हमारे स्वर हैं ये ध्वनि है, या फिर क, च, प, ये ध्वनि है। ये मूल ध्वनि अगर अकेली है तो वह अपने आप में निरर्थक है, उसका कोई अर्थ वहां पे नहीं हो सकता। लेकिन आगे देखिए कि ध्वनि भाषा की निरर्थक किंतु अर्थ भेदक इकाई है। अर्थ भेदक से यहां क्या तात्पर्य है। साथियों, जैसे हम एक ध्वनि है हमारी न, एक ध्वनि हमने बोली म। अब न और म अगर अलग अलग हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं, ये दोनों निरर्थक है। लेकिन जब ये पास पास रख दी जाती हैं तो शब्द बनता है नम, और इसका एक पूर्ण अर्थ है, अपने आप में एक अर्थ है नम। या फिर मैं को पहले ले लिया जाए और न को बाद में, तो शब्द बनता है मन। नम और मन दोनों में अर्थ का अंतर है। अगर न में आ की मात्रा लगा दें तो एक और अलग शब्द बनता है और वो होता है नाम, और यदि मैं में आ की मात्रा लगा दें तो शब्द बनता है मान। आपने देखा कि केवल स्वर परिवर्तन के साथ इन ध्वनियों से जो ध्वनि न और म की मूल ध्वनि है वही इस तरह से चार अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों का निर्माण करती है। इसलिए कहा जाता है कि ध्वनि भाषा की निरर्थक किंतु अर्थभेदक इकाई होती है। तो विशेष रूप से आप परीक्षा के लिहाज से सैद्धांतिक प्रश्नों में सत्य असत्य में यह पूछा जाता है, इस तरह की बातें लिख दी जाती हैं कि ध्वनि भाषा की सार्थक इकाई है, ध्वनि भाषा की निरर्थक इकाई है, या ध्वनि भाषा की अर्थभेदक इकाई है। तो इस तरह के प्रश्न देकर आपसे पूछा जाता है और आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। ध्वनि मुख और कानों का विषय है। साथियों, मुख से ध्वनि का उच्चारण होता है और उस ध्वनि को कानों से सुना जाता है। तो ये दो हमारे जो मानवीय अंग हैं, इन दो अंगों से ध्वनि का सीधा सीधा संबंध है, एक मुख से और एक कानों से। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों को साधन बनाया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। साथियों, भाषा के मौखिक रूप की लघुतम इकाई ध्वनि है, लेकिन लिखित भाषाई रूप की जो लघुतम इकाई है वह वर्ण होती है। और वर्ण किसे कहा जाए, तो जब ध्वनि को मूल ध्वनि का जो लिखित रूप, जैसे हमने ये सभी लिखे, ये मूल ध्वनि के लिखित रूप हैं, तो ये मूल ध्वनि के लिखित रूप ही अपने आप में क्या हो गए, वर्ण हो गए, तो इन्हें वर्ण कहा जाता है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद हम आगे चलते हैं और अब हम वर्ण की विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अब ध्वनि के बाद साथियों हम बात करते हैं वर्ण की। देखिए, ध्वनि और वर्ण ये दो अलग अलग नहीं हैं। मौखिक भाषा का रूप ध्वनि है और ध्वनि को जब लिपि चिन्ह के माध्यम से संकेत प्रतीकों के माध्यम से लिखित भाषा में लिख दिया जाता है तो वही मूल ध्वनि वर्ण बन जाती है। तो वर्ण के बारे में हमें जो तथ्य ध्यान में रखने चाहिए कि मूल ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जो मूल ध्वनि है उस मूल ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है। साथियों, आपने देखा कि मौखिक भाषा की जो लघुतम इकाई अगर पूछ ली जाए परीक्षा में तो उसका जवाब होगा ध्वनि, लेकिन अगर लिखित भाषा की लघुतम इकाई की बात की जाए तो फिर हमारा उत्तर होगा वर्ण। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते, यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके और खंड नहीं हो सकते। जैसे हम ए, उ, या फिर हम बात करें क, या हम बात करें ट, हम बात करें मैं, तो ये सभी वर्ण हैं।
जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, और यहां ये वर्ण रूप में हमने लिखे हैं। अ का और विभाजन नहीं हो सकता, उ का विभाजन नहीं हो सकता, क का कोई और खंड नहीं किया जा सकता। तो ये मूल ध्वनियां हैं। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते। जिस प्रकार ध्वनि कानों का विषय है, ये और इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जिस प्रकार ध्वनि कानों का विषय है, ठीक वैसे ही वर्ण आंखों का विषय है। यानी ध्वनि को हम कानों से सुनते हैं और वर्ण को हम आंखों से देखकर पढ़ते हैं। तो इसलिए ध्वनि कानों का विषय है, ध्वनि मुख और कान का विषय है, जबकि वर्ण हमारी आंख, जो इंद्रियों की अगर हम बात करें तो आंखों का विषय है, और वह ध्वनि का प्रतिनिधि भी है। यह भी अपने आप में एक तथ्य है कि वर्ण ध्वनि का प्रतिनिधि है, यह हमें पता होना चाहिए। वर्णों के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुनिश्चित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये वर्णमाला की एक सामान्य सी परिभाषा है कि जो वर्ण हैं उनका क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह हो तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला, मुझे लगता है कि आप व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो मुझे लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, और फिर भी जरूरत होगी तो हम अभी आगे उसके ऊपर जिक्र करते हैं। तो साथियों, आज की कक्षा में हमने व्याकरण की आधारभूत चर्चाएं की। हमने व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण शब्द का अर्थ, व्याकरण की मूलभूत विशेषताओं पर चर्चा की, व्याकरण और भाषा के संबंध के बारे में हमने चर्चा की, और उसके बाद हमने व्याकरण के 3 विभागों के बारे में सामान्य चर्चा करके अंततः वर्ण विचार के संबंध में जो भाषा की लघुतम इकाई है वहां से हमने चर्चा को प्रारंभ किया। कक्षा लंबी ना हो जाए इसके लिए इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। साथियों, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखते रहें ताकि मुझे प्रेरणा भी मिले, और यदि आपको कोई शंका या संदेह होता है तो आपकी जिज्ञासा शांति के लिए मैं उन सभी का निराकरण कर सकूं, यह अपेक्षा रखते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।